हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुकेशन। आज हमारी दूसरी क्लास है डीडी एक्ट की। तो इसमें हमने डेफिनेशन क्लॉज तो कंप्लीट कर दिया था। अभी हम बात करते हैं कि डीडीए को कैसे फॉर्म करना है, एडवाइजरी काउंसिल कैसे बनेगी, ऑब्जेक्ट क्या है डीडीए का। तो ये सब कुछ मेंशन है चैप्टर 2 में। चैप्टर 2 स्टार्ट होता है आपका सेक्शन 3 से और ख़त्म होता है सेक्शन 6 पे। तो सेक्शन 3 में ही बात करी गई है दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी की। सेक्शन 3 का सब सेक्शन 1 डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी को किस सब सेक्शन में बनाएगी, 3 के किस सब सेक्शन में। तो आप बोलेंगे 1 सब सेक्शन में। इसमें लिखा हुआ है एज सुन एज मे बी आफ्टर द कमिटमेंट ऑफ दिस एक्ट। जैसे ही ये एक्ट बनेगा इसके तुरंत बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल गैजेट में, सरकारी न्यूज़पेपर में अपना नोटिफाई करेगी जी हम एक अथॉरिटी बना रहे हैं जिसका नाम है दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है जी। अब सेकंड पॉइंट पे आते हैं। अथॉरिटी के पास वो सारी चीज़ें होंगी जो कि एक बॉडी कॉरपोरेट के पास होती है, मतलब कि परपिचुअल सक्सेशन होगा कि चाहे लोग आएँ या जाएँ, जो बॉडी है दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी है वो हमेशा से चलती रहेगी। ठीक है ना। परपिचुअल सक्सेशन का मतलब यही होता है। अब 1957 का एक्ट है, आज 2025 चल रही है। कितने साल हो गए, इतने साल से चल रही है ना ये बॉडी आराम से। ठीक है, इसीलिए इसके बाद इसकी कॉमन सील होगी, मतलब इसकी मोहर होगी। इसके नाम पे कुछ भी ज़मीन खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। ठीक है, होल्ड कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। अगली लाइन में यही लिखा हुआ है, हैव अ कॉमन सील एंड विद पावर टू एक्वायर। एक्वायर का मतलब कब्जे में ले सकते हैं, होल्ड मतलब उसको रोक के कंस्ट्रक्शन कुछ भी काम कर सकते हैं, डिस्पोज का मतलब उसको बाद में सेल कर सकते हैं, लीज पे उठा सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं। ठीक है, किस किस प्रॉपर्टी के लिए कर सकते हैं, मूवेबल भी और इमूवेबल भी। मूवेबल इसको एक जगह से जगह आराम से उठा के लेके जा सके। इमूवेबल जो उठ के नहीं जा सकती, जैसे कि लैंड है, लैंड को उठा के कहाँ से ले जाओगे, मिट्टी ले जाओगे, लेकिन वो लैंड तो फिर भी लैंड उतना का उतना ही रहेगा ना वहाँ पे। इमूवेबल चीज़ें वो होती हैं जो अटैच ना हो सकें। मतलब इमूवेबल चीज़ का वो होता है कि जो आसानी से जल्दी से अटैच ना हो सकें अर्थ के साथ। ठीक है, या फिर किसी ऐसे ऑब्जेक्ट के साथ जो अर्थ के साथ अटैच है। इमूवेबल का मतलब वो होता है। अब जल्दी से हम आ जाते हैं अपने सबसेक्शन 3 पे। ये इंपॉर्टेंट है, पूछेगा। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी सेक्शन 3 के किस सबसेक्शन में बनती है। तो ये बनती है जी सबसेक्शन 3 में। कौन कौन होता है इसमें जी, चेयरमैन साहब होते हैं। चेयरमैन साहब कौन होते हैं जी, हमारे दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं। उसके बाद जी दूसरे कौन साहब होते हैं, ये होते हैं जी हमारे वाइस चेयरमैन। इनको कौन अपॉइंट करता है जी, हमारी केंद्र सरकार। इसका बोले तो सेंट्रल गवर्नमेंट। एक फाइनेंस से होते हैं, एक अकाउंट मेंबर होते हैं, इनको कौन अपॉइंट करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। एक इंजीनियर साहब होते हैं, इनको भी सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। तो बेसिकली कुल मिला के कितने लोग हो गए, वाइस चेयरमैन साहब, फाइनेंस साहब, अकाउंट्स वाले और इंजीनियर साहब। इन लोगों को हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट कर देती है। इसके बाद करिए, दो लोग आएंगे जो डीडीए का पार्ट होंगे, वो होंगे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली। बड़ा फेमस नाम है एमसीडी। इससे दो रिप्रेजेंटेटिव होंगे। अब वो होंगे कैसे, उनका चुनाव होगा। अब चुनाव कौन करेगा, तो चुनाव होगा इलेक्टेड बाय द काउंसलर्स एंड एल्डरमैन ऑफ द कॉरपोरेशन फ्रॉम अमंग देमसेल्व्स। मतलब काउंसलर्स जो होंगे और एल्डरमैन जो होती है कॉरपोरेशन की, मतलब सीनियर मेंबर जो होते हैं, उन्हीं में से इलेक्ट होकर चुन के आएंगे। ठीक है ना। जैसे प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो भी तो जो मतलब इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं उन्हीं में से चुन के किसी एक को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है। ठीक है ना। तीन रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे लेजिस्लेटिव असेंबली के, मतलब कि जो भी रूलिंग पार्टी होगी, जो असेंबली होती हैं उसमें जो एमएलएज होते हैं, उसमें से आपके तीन रिप्रेजेंटेटिव जाएंगे असेंबली के हमारे, जिसमें से दो रूलिंग पार्टी के होंगे। रूलिंग पार्टी कहेंगे जिसका मतलब चीफ मिनिस्टर होगा। एक ऑपोजिशन पार्टी के होंगे। ठीक है साहब। तो ऐसे तीन लोग वो होंगे। लेकिन एक चीज़ है इसमें, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, मतलब जो कैबिनेट में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, उनमें से कोई भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इसका मेंबर नहीं होगा डीपीए का। अगली बात, रूलिंग पार्टी और पार्टी इन अपोजिशन जो है, जो कि लेजिस्लेटिव असेंबली से आएंगे तीन लोग, इसमें डिसाइड कौन करेगा कि कौन रूलिंग पार्टी है, कौन पार्टी इन अपोजिशन है। तो ये वाला जो अधिकार है, ये वाला जो राइट है, ये वाली जो अथॉरिटी है, ये हमने दे रखी है, एक्ट ने दे रखी है स्पीकर साहब को, स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। अब इसमें क्वेश्चन अगर थोड़ा सा ट्विस्ट किया तो ये पूछ सकता है कि स्पीकर ऑफ द पार्लियामेंट पूछ लिया या फिर स्पीकर ऑफ द लोकसभा पूछ लिया। नहीं, लेजिस्लेटिव असेंबली, इसमें लेजिस्लेटिव असेंबली को पावर दे रखी है, क्योंकि बाकी सब में आप देखोगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट ये सब चीज़ें चलती आ रही हैं। इसके बाद आते हैं जी, 3 अदर पर्सन टू बी नॉमिनेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। अब तीन लोगों को और नॉमिनेट करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट इसके बाद भी। इसमें से एक इंसान होना चाहिए जो कि टाउन प्लानिंग
किस तरीके से एक टाउन मतलब बनते हैं, मतलब आर्किटेक्चर, सिविल इंजीनियर जिनको प्लानिंग की नॉलेज है, ठीक है ना, डेवलपमेंट की नॉलेज है, कैसे बिल्डिंग्स बनती हैं, कैसे डेवलपमेंट्स होता है, उस क्षेत्र से होंगे। और जी कमिश्नर साहब म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के एक्स ऑफिशियो होंगे। अब एक्स ऑफिशियो दो जगह शब्द यूज़ हुआ है इसमें, एक तो चेयरमैन साहब एक्स ऑफिशियो होंगे, एक होंगे कमिश्नर साहब हमारे एक्स ऑफिशियो, कमिश्नर साहब एमसीडी के। तो एक्स ऑफिशियो का मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल आपने कोई ऑफिस होल्ड किया, कमिश्नर साहब बन गए, तो आपको ऑटोमेटिकली मान जाएगा कि आप जब तक कमिश्नर ऑफ दिल्ली रहेंगे, वो कमिश्नर ऑफ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली रहेंगे, तब तक आप एक्स ऑफिशियो मतलब आप मेंबर हैं डीडीए के। ऐसे ही लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जो हैं, जब तक लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं तब तक वो डीडी अथॉरिटी के मेंबर हैं। ठीक है जी। अब इसमें एक चीज़ और है, अपॉइंटमेंट ऑफ वाइस चेयरमैन, ये होल टाइम भी हो सकता है, पार्ट टाइम भी हो सकता है, जैसा सेंट्रल गवर्नमेंट को अच्छा लगे। बट लेकिन जो फाइनेंस, अकाउंट्स और इंजीनियर, जो तीन लोग सेंट्रल गवर्नमेंट ने भेजे हैं, वो हमेशा ही होल टाइम लेंगे, मतलब फुल टाइम लेंगे। उसके बाद एक चीज़ और है, द वाइस चेयरमैन, अगर वाइस चेयरमैन होल टाइम मेंबर है एंड फाइनेंस एंड अकाउंट्स मेंबर एंड इंजीनियरिंग मेंबर, मतलब कि अगर वाइस चेयरमैन साहब होल टाइम मेंबर हैं तो फाइनेंस, अकाउंट्स और इंजीनियर मेंबर साहब जो हैं, उनके जो एंटाइटलमेंट, मतलब उनके जो अलाउंसेस, सैलरीज, ये सब चीज़ें जो जाएंगी वो डीडीए के फंड से जाएंगी। ठीक है ना। इसका अगला पॉइंट है, वाइस चेयरमैन इफ़ ही इज़ अ पार्ट टाइम मेंबर, मतलब कि वाइस चेयरमैन साहब अगर पार्ट टाइम मेंबर हैं तो EFG, इसमें बात करी गई है नॉमिनेटेड मेंबर्स की, मतलब कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के दो जो मेंबर्स थे, ठीक है ना, उसके बाद तीन मेंबर्स लेजिस्लेटिव असेंबली के, और तीन मेंबर्स जो नॉमिनेट करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट। वो जो मेंबर्स हैं इलेक्टेड और नॉमिनेटेड, उनके जो अलाउंसेस जाएंगे वो फंड से जाएंगे। तो आप ये बातें अच्छे से याद रखना कि फाइनेंस, अकाउंट्स और इंजीनियर साहब की जो सैलरी अलाउंसेस हैं वो जाएंगे जब वाइस चेयरमैन साहब होल टाइम होंगे, और इनके फंड्स और अलाउंसेस जाएंगे, डीडीए के फंड्स अलाउंसेस जाएंगे नॉमिनेटेड इलेक्टेड मेंबर्स के, जब वाइस चेयरमैन साहब पार्ट टाइम मेंबर होंगे। ठीक है ना। और वाइस चेयरमैन साहब को कौन अपॉइंट करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। इसके बाद आते हैं कि vice chairman, finance and accounts member, an engineer, and the three nominated and the three members, तो सेक्शन जी में, मतलब क्लॉज जी में दे रखा है, ये तब तक ऑफिस होल्ड करेंगे जब तक कि सेंट्रल गवर्नमेंट चाहेगी। ठीक है। इलेक्टेड मेंबर्स का जो टाइम पीरियड है वो 5 साल है। ठीक है। फ्रॉम द डेट ऑफ हिज इलेक्शन टू द अथॉरिटी, अथॉरिटी के इलेक्शन से, और वो बाद में भी री इलेक्शन के लिए अपॉइंट हो सकते हैं। ठीक है जी। इसके बाद क्या है कि जो एक्स ऑफिशियो मेंबर हैं, अब आप आ जाओ सबसेक्शन 9 में। जो एक्स ऑफिशियो मेंबर हैं वो अगर अपनी रेजिग्नेशन देंगे तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट को, वो अ मेंबर अदर देन एक्स ऑफिशियो, मतलब कि जो एक्स ऑफिशियो के अलावा, मतलब दो लोगों को छोड़ के बाकी जो लोग हैं नॉमिनेटेड, अपॉइंटेड, इलेक्टेड, वो जो भी अपना रेजिग्नेशन देंगे वो सेंट्रल गवर्नमेंट को देंगे। बट वो तब तक ऑफिस होल्ड करेंगे जब तक कि उनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं हो जाता। ठीक है जी। अब आते हैं सेक्शन 4 पे। सेक्शन 4 पे आते हैं जी, और कौन कौन सा स्टाफ हो सकता है अथॉरिटी का। तो सेंट्रल गवर्नमेंट दो लोगों को और अपॉइंट कर सकती है, जिसमें से एक इंसान होता है, उसका नाम होगा सेक्रेटरी, वो एक डेजिग्नेशन। दूसरा चीफ अकाउंट्स ऑफिसर, मतलब अकाउंट्स ऑफिसर उधर भी था, अकाउंट्स फाइनेंस पर्सन, पर इधर भी एक चीफ अकाउंट्स ऑफिसर अगर वो चाहे तो अपॉइंट कर सकती है। उसके अलावा कुछ एक्सपर्ट्स जो टेक्निकल वर्क के लिए ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है। तो ये लोगों का नंबर याद कर लेना। इसमें ये याद कर लेना कि एक्सपर्ट्स फॉर टेक्निकल वर्क किस सब सेक्शन में, तो 4 के सब सेक्शन 2 में। ठीक है जी। इसके बाद आते हैं आप सब सेक्शन 5 में। इसमें बनती है एडवाइजरी काउंसिल। बेसिकली एडवाइजरी काउंसिल का क्या काम है? एडवाइजरी काउंसिल, इसमें लिखा हुआ है, फॉर द पर्पस ऑफ एडवाइजिंग द अथॉरिटी ऑन द प्रिपरेशन ऑफ मास्टर प्लान। तो जो मास्टर प्लान प्रिपेयर करेगी डीडीए फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दिल्ली, उसकी प्रिपरेशन में एडवाइजरी काउंसिल उसको एडवाइस करेगी कि जी प्लानिंग कैसे करनी है, वो प्लानिंग किस किस तरीके से, कहाँ कहाँ पे, क्या क्या फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए करनी है। ठीक है जी। अब इस एडवाइजरी काउंसिल में कौन कौन होंगे? अब एक्स ऑफिशियो याद रख लेना, इसमें भी एक एक्स ऑफिशियो आ गया। चेयरमैन साहब जो अथॉरिटी के हैं वो प्रेसिडेंट होंगे एडवाइजरी काउंसिल के। ठीक है। अब चेयरमैन साहब कौन थे? चेयरमैन साहब तो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब थे। दो लोग होंगे, दो पर्सन्स होंगे, वही बात, आर्किटेक्चर और टाउन प्लानिंग। कौन नॉमिनेट करेगा?
तो सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी। एक रिप्रेजेंटेटिव होगा हेल्थ सर्विस से दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन का, इनको कौन नॉमिनेट करेगा, इनको भी सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। अब आ जाते हैं 4 रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली टू बी इलेक्टेड बाय द काउंसिलर्स एंड एल्डरमैन फ्रॉम अमंग देमसेल्व्स। अब देखो डीडीए में 2 म्यूनसिपल एमसीडी से मेंबर से इलेक्टेड, इधर 4 मेंबर हैं, तो ये 2 से 4 हुए, ये भी याद रखना आप। 2 पर्सन रिप्रेजेंटिंग, अब 2 लोग होंगे जो कि रिप्रेजेंट करेंगे किस किस को, 3 बॉडीज़ को, दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी मतलब इलेक्ट्रिक सप्लाई कमेटी को, वाटर सप्लाई सीवेज डिस्पोजल कमेटी को। अब इसमें से एक जो इंसान होगा, एक रिप्रेजेंटेटिव जो होगा वो होगा दिल्ली इलेक्ट्रिक सप्लाई कमेटी से, और 2 से कोई एक होगा, मतलब वाटर सप्लाई और डिस्पोजल सीवेज सप्लाई से एक होगा। ठीक है, ऐसे ऐसे होगा। एक हो गया डीटीसी से, दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन से, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट, अब तक सब सेंट्रल गवर्नमेंट चलता हुआ आ रहा है। फिर 3 पर्सन को नॉमिनेट करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट, वो किस किस फील्ड से रिलेटेड होंगे, कॉमर्स, इंडस्ट्री एंड लेबर। ठीक है जी। इसके बाद 4 पर्सन्स जो कि टेक्निकल डिपार्टमेंट के होंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट के टेक्निकल डिपार्टमेंट के। लास्ट में आते हैं जी हमारे 3 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, 3 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, जिसमें से 2 लोकसभा से और 1 राज्यसभा से। अब इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जो इलेक्टेड मेंबर हैं यहाँ पे, उनका 4 साल का टर्म है, ड्यूरेशन है। और मैं आपको दिखाता हूँ, इधर जो है, इधर 5 साल का है। सब सेक्शन वो सब सेक्शन 7 देखो आप, इलेक्टेड मेंबर शैल होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 5 ईयर्स, इधर 5 ईयर्स का है। और एडवाइजरी काउंसिल आप सब सेक्शन 4 देखोगे तो 4 ईयर्स का है। ठीक है जी, तो ये भी एक डिफरेंस याद कर लेना। इसके बाद आते हैं जी सेक्शन 5A में। ए बोले तो अमेंडमेंट है, मतलब इसमें ये ऐड किया गया, कब ऐड किया गया, 1963। देखो ये लास्ट में लगा हुआ है, इंस्टीट्यूटेड बाय एक्ट 56 ऑफ 1963, इधर 2 लिखा है ना, और इसके ऊपर भी 2 लिखा है। अब इसमें बात करी गई है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमिटीज़ की। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमिटीज़ क्या होती है, कमिटीज़ होती क्या है, किसी टेम्प्रेरी बेसिस के लिए, या फिर एक किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए। फॉर एग्जांपल कोई अकाउंट से रिलेटेड मैटर है, कोई मिस हैपनिंग हो गई है, तो उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, पर्टिकुलर डिसीजन लेने के लिए हम एक कमेटी बनाते हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कोई जैसे फ्रॉड हो गया तो उसके लिए कोई कमेटी बनाई गई, या फिर किसी इंक्वायरी के लिए, या फिर आप देखोगे कि एट्थ पे कमीशन आ रहा है तो इसके लिए कमेटी बनी है, कोई न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ रही है उसके लिए, जैसे सरकार की कमेटियाँ होती हैं तो उसमें कुछ लिमिटेड लोग होते हैं। तो फॉर एग्जांपल कि जो है अब डीडीए को कोई जगह पे स्पेसिफिक कंस्ट्रक्शन करना है, तो उसने उसकी प्लानिंग कमेटी को स्पेसिफिक कोई एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए एक कमेटी बना दी, तो वो सारी कमेटी बनेंगी इसमें। ठीक है ना। इसके बाद आते हैं सेक्शन 6 पे, ऑब्जेक्ट्स ऑफ द अथॉरिटी। अब अथॉरिटी के ऑब्जेक्ट्स क्या होंगे, तो अथॉरिटी के ऑब्जेक्ट होंगे शैल टू प्रमोट एंड सिक्योर द डेवलपमेंट ऑफ दिल्ली। उसके सीधे साधा मतलब है कि हमको हमको एक सिक्योर्ड वे में, प्लान्ड वे में दिल्ली का डेवलपमेंट करना है। प्लान्ड वे में लिखा है ना, अकॉर्डिंग टू द प्लान एंड फॉर दैट पर्पस। अब इस सब चीज़ के लिए प्लान करना है तो कुछ पावर्स भी होनी चाहिए अथॉरिटी के पास। क्या क्या पावर है जिसके पास, एक्वायर कर लेगी वो लैंड, होल्ड कर लेगी, होल्ड का मतलब जब तक वो अपने पास है जब तक डेवलपमेंट नहीं हो जाएगा, मैनेज करेगी मतलब आफ्टर डेवलपमेंट मैनेज करेगी, और फिर डिस्पोज कर देगी अगर उसे ऐसा कुछ लगता है कि सेल करनी चाहिए, लीज पे उठानी चाहिए, एक्सचेंज करनी चाहिए। डिस्पोज में 3 शब्द आते हैं। ठीक है, जैसे डीडी अपने फ्लैट्स बना के बेचती है, लीज पे देती है, ठीक है ना, एक्सचेंज भी कर लेती है कभी दूसरे अथॉरिटीज़ के साथ। इसके लिए इसको क्या क्या काम करने होंगे, टू कैरी आउट, बिल्डिंग करनी पड़ेगी, जो हमने डेफिनेशन क्लॉज में पढ़ी थी, ये सारी चीज़ें हमने वहाँ पे पढ़ रखी। बिल्डिंग करेगी, मतलब बिल्डिंग बनाएगी, इंजीनियरिंग करेगी, रोड्स वगैरह बनाएगी, माइनिंग, गड्ढे करेगी, सीवेज की मतलब एम्यूनिटीज़ प्रोवाइड करवाएगी, और भी कोई सर्विसेज और एम्यूनिटीज़ जो कि डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है वो सब कुछ करेगी। ठीक है जी, ये ऑब्जेक्ट्स हो गया। फिर 2 हो गया, हम ये भी पढ़ लेते हैं, हम सेक्शन 7 भी। तो चैप्टर 3 में पढ़ते हैं। चैप्टर 3 में बात करी गई है मास्टर प्लान एंड जोनल डेवलपमेंट प्लान की। तो सेक्शन 7 में बात करी है सिविक सर्वे एंड मास्टर प्लान फॉर दिल्ली। तो अथॉरिटी में बी कैरी आउट अ सिविक सर्वे, मतलब जिस जगह पे उसको मास्टर प्लान बनाना, मतलब दिल्ली का मास्टर प्लान, क्या, दिल्ली का मास्टर प्लान बनाने के लिए पहले सिविक सर्वे करेगी, मतलब एक मतलब इसको बोलेंगे सिविलियन सर्वे एक तरीके से,
कि जो वहाँ पे लोग रहते हैं, जो उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो लैंड की रिक्वायरमेंट्स हैं, जिस अकॉर्डिंग उसको मास्टर प्लान प्रिपेयर करना है, उस हिसाब से वो पहले एक सर्वे करेगी, उसको बोलेंगे सिविक सर्वे। इसके बाद दूसरे सब सेक्शन में आती है बात इसके मास्टर प्लान की। तो सीधा क्वेश्चन भी ये भी पूछ सकता है कि सिविक सर्वे मास्टर प्लान से पहले होता है या बाद में होता है। तो इसमें लिखा हुआ है ना, कैरी आउट अ सिविक सर्वे एंड प्रिपेयर अ मास्टर प्लान। एंड प्रिपेयर इसका मतलब पहले सिविक सर्वे होगा फिर मास्टर प्लान बनेगा। तो पहले सिविक सर्वे देन मास्टर प्लान। अब मास्टर प्लान में क्या क्या होगा इंक्लूड, तो मास्टर प्लान में क्लॉज ए में लिखा हुआ है डिफाइन द वेरियस जोन्स, मतलब उस मास्टर प्लान में डिवाइड करके वो जो डिवीजन वाला एरिया होगा उसको जोन बोलेंगे, ठीक है, इन टू विच दिल्ली में बी डिवाइडेड फॉर द पर्पस ऑफ डेवलपमेंट एंड इंडिकेट द मैनर। और वो उसमें तरीका भी बताएगी, मैनर भी बताएगी किस तरीके से इसमें डेवलपमेंट करना है, वेदर बाई कैरिंग आउट देयर ओन ऑफ डेवलपमेंट और अदरवाइज, डेवलपमेंट के तरीके से कुछ कार्य करना है, किसी और तरीके से डेवलपमेंट करना है, और किस किस स्टेजेस में करना है, ठीक है ना। अब इतना फंड्स तो नहीं है कि एक साथ पूरा डेवलपमेंट कर दे मास्टर प्लान में, ठीक है ना। जोन वाइज किस 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 स्टेज पे क्या क्या वर्क होगा। और ये जो बी वाला पॉइंट है, बी वाला इसका क्लॉज है, इसको पढ़िए आप, सर्व एज अ बेसिक पैटर्न ऑफ फ्रेमवर्क विद इन विच जोनल डेवलपमेंट प्लान्स ऑफ द वेरियस फॉर्म्स में बी प्रिपेयर्ड। और यही एक बेसिक फ्रेमवर्क तैयार करेगा जोनल प्लान्स के लिए कि जोनल प्लान्स को किस तरीके से प्रिपेयर होना चाहिए, ठीक है। तो आई होप आपको क्लास ख़त्म मतलब क्लास समझ में आई होगी। चैप्टर 3 के हम सब सेक्शन 7 मतलब सेक्शन 7 पे पहुंच चुके हैं। 60 सेक्शंस हैं। बेसिकली क्या है ना, आप मान के चलो 28 तक ही आपको सेक्शन ज़्यादा लगेंगे, उसके बाद फिर 28 से 60 तक ना मतलब वन लाइनर सेक्शन है, वो एक दिन में हम 12-15 सेक्शंस भी ख़त्म कर पाएंगे, वो 2 दिन में शायद ख़त्म हो जाएंगे हमारे। तो आई बिलीव देखते हैं 20 तक ये हो जाए तो डी डी एक्ट हमारा डी डी। उधर फिर लैंड रेवेन्यू की क्लासेस भी डाल दी हैं, उधर आज मैंने 2 क्लासेस डाली हैं लैंड रेवेन्यू की, आप उनको भी देखिए। उसमें मैंने चैप्टर 3 का पार्ट ए पटवारी तक कंप्लीट कर दिया है। उसका आपके 2 क्लासों में शायद कानून गो वाला सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा 16 to 32। फिर हम आ जाएंगे चैप्टर 4 पे, उसमें भी चैप्टर 6 तक कोर चैप्टर्स हैं, और फिर चैप्टर 7 जो है मिसलीनियस है उसका, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये 2 एक्ट, ये लैंड रिफॉर्म्स एक्ट, एनसीटी 2 दिन में शायद ख़त्म हो जाएगा, उसमें 6 सेक्शंस हैं। तो पढ़ते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है। हाँ, अगर लाइव क्लासेस करनी है तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे हमने अपना लिंक दे रखा है। हम डेली लॉ की क्लास करवाते हैं, लाइव क्लास होती है, उसमें इंपॉर्टेंट इंसाइट्स देते हैं, एग्ज़ाम रिलेटेड, पूरी एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्लास रहती है। उसमें मैं और इन डेप्थ में आपको ये सेक्शंस बताता हूँ। और डेली 10:30 होती है रात में। उसके बाद हम जीएस की प्लानिंग कर रहे हैं, और टेलीग्राम पे हमारे आपको एमसीक्यूज़ मिल जाएंगे। डेली 10 एमसीक्यूज़ डालते हैं, 600 एमसीक्यूज़ का टारगेट है। और वो मिक्स क्वेश्चंस होते हैं, लॉ के ज़्यादा होते हैं, जीएस के होते हैं, जीएस में करंट अफेयर्स होता है, कुछ क्वेश्चन में इंग्लिश के डालता हूँ, कंप्यूटर के डालता हूँ। तो डेली अभी तक लगभग 30-35 क्वेश्चन तो पढ़ गए होंगे, 30 क्वेश्चन तो ऑलमोस्ट पढ़ गए होंगे। डेली 10 क्वेश्चन का टारगेट, 10 क्वेश्चन मिलते हैं, ज़्यादा भी हो जाते हैं लेकिन कम नहीं होते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, और पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए। जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं तो उनको एक्सपीरियंस मिलेगा। हाँ, फीस थोड़ी ज़्यादा है लेकिन एक एक्सपीरियंस मिल जाएगा ये, क्योंकि सिलेबस जो है ना थोड़ा सिविल सर्विस वाला है, जीएस का पोर्शन ज़्यादा है, ठीक है ना। जीएस का भी पोर्शन ज़्यादा है, और कुछ कंपोनेंट्स वनडे एग्जाम वाले भी हैं, जैसे मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर, ठीक है ना, करंट अफेयर्स, जनरल अवेयरनेस। तो ऑल टुगेदर एक अच्छा एक्सपीरियंस होगा अगर आप एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है ना। 100% दे दिए, ज़्यादा पढ़िए और ज़्यादा मेहनत करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट होगा, ठीक है ना। क्योंकि आई बिलीव शायद लास्ट टाइम 120 मार्क्स का एग्ज़ाम था तो 80 कट ऑफ हुई थी, और सिलेक्शन शायद 90 प्लस वाले का ही हुआ होगा, कोई भी जो भी सिलेक्टेड होंगे, बट लेकिन 80 पे मेरिट गई, मतलब कट ऑफ गई थी। तो आप देख सकते हैं, मेहनत करेंगे तो डेफिनेटली आपका हो जाएगा। सो कीप डूइंग हार्ड वर्क, स्टडी मोर, प्रैक्टिस मोर। और मैं यही कहूँगा, प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन, मतलब प्रैक्टिस का कोई ऑल्टरनेटिव, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है इस एग्ज़ाम में। क्योंकि लॉ आपको तभी समझ में आएंगे जब आप मैक्सिमम क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे, और वो क्वेश्चंस हमने आपको दे रखे हैं टेलीग्राम चैनल पे, वो ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चंस, क्वेश्चन में आपको कुछ भी नहीं सोचना,
ठीक है, तो पढ़ते रहिए आप अच्छे से, ज़्यादा पढ़िए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। पढ़ते रहिए, थैंक यू वेरी मच।